तो ये वीडियो है एफएमजी रिपीटर्स के लिए जिनके लाइक 2 3 4 5 अटैम्प्ट हो चुके हैं और उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे काफ़ी लोगों के मेरे पास टेक्स्ट आए थे, अराउंड 10 से 12 स्टूडेंट्स के। तो उनके लिए मैं ये पूरा एक ये लंबा वीडियो होगा थोड़ा, इसमें मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइप के कैटेगरी होगी स्टूडेंट्स की, जिनके या तो लाइक जिनके 130 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं और जिनके 130 से ऊपर आ रहे हैं। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं कि जिनके 130 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं। तो जिनके भी 130 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं उनको सबसे पहले जो फोकस करना है वो अपना थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करना है। ठीक है, पहले आपको अपना अच्छे से जो थ्योरी पार्ट है वो आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है। वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, अब उस पर बात कर लेते हैं। वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आप अपना फर्स्ट जो रीडिंग देंगे वो काफ़ी अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ों को समझ के सारी चीज़ों को अच्छे से याद करके देंगे, और साथ के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे जिससे कि आपको आइडिया रहे। उसके बाद जो लोग स्पेशली बीटीआर यूज़ कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि एक्चुअली में क्या है कि बीटीआर में जो है वो कंटेंट थोड़ा सा कम है। कम है इन द सेंस कि उसमें बहुत बिल्कुल क्रिस्प चीज़ें हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो बीटीआर आपको उतना सूट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बिल्कुल उनके लिए कंटेंट है, क्रिस्प कंटेंट है, जिनका बेस स्ट्रांग है, जिनको पहले से चीज़ें सारी पता है। उनको जस्ट एक फास्ट रिवीजन एंड फास्ट गो थ्रू होना है पूरे कंटेंट से, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है एमबीबीएस का। तो उनके लिए बीटीआर बनाया गया। आप बीटीआर को लाइक डायरेक्ट होल एंड सोल प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो, बट आपका उसके लिए आपका बेस काफी स्ट्रांग होना चाहिए, काफी अच्छा होना चाहिए, बेसिक्स आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप बीटीआर यूज कर रहे हो तो मैं उसमें बोलूंगा कि आपको उसको थोड़ा सप्लीमेंट करना पड़ेगा। सप्लीमेंट इन द सेंस कि जो पॉइंट आपको लग रहा है कि उसमें नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे हुए हैं, कुछ उसमें चीजें जो मेंशन नहीं है वो आपको अलग से उसमें ऐड करनी पड़ेंगी। और वो आप ऐड कैसे करेंगे, वो आप ऐड करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू, पीवाईक्यू सॉल्विंग के थ्रू। पीवाईक्यू आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो जो चीज़ें आपके नोट्स में नहीं है उनको आप अपने बीटीआर के नोट्स में जो है वो ऐड करते जाएंगे। ये आपको करना है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है कि जिनके 130 प्लस स्कोर आ रहा है, 135, स्पेशली जिनका 140 प्लस स्कोर आ रहा है। 140 प्लस वालों का है, उनके लिए ये है कि आपका जो है थ्योरी पार्ट काफ़ी सही है। बस वो लक वाली बात है कि किसी के 8 10 12 तुक्के सही चले गए तो वो 150 के उस पार हो गया, किसी के 8 10 12 तुक्के नहीं सही गए तो वो 150 के इस पार है। तो आपके अगर 1 2 3 अटैम्प्ट, जितने भी आपने अटैम्प्ट दिए हैं अभी तक, उसमें अगर आपके 140 प्लस स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो थ्योरी पार्ट है वो काफ़ी सही है। अब आपको जो मेन फोकस करना है वो ग्रैंड टेस्ट पे करना है एंड क्वेश्चन सॉल्विंग पे करना है। तो वो आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट आपके लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट को आपको कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप कस्टम मॉड्यूल लगाना डेली शुरू कर दीजिए। कस्टम मॉड्यूल में आप मिक्स वेब कस्टम मॉड्यूल लगाएंगे, एंड स्पेशली जो मैरो यूज कर रहे हैं उनमें ये कंफ्यूजन है कि मोस्टली हम लोग गलती क्या करते हैं कि सिर्फ एफएमजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कस्टम मॉड्यूल में। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। डिफिकल्टी लेवल आपको ऑल रखना है, एंड जो टैग्स है ना वो सारे टैग्स यूज करने हैं। एम्स के, नीट पीजी के, रिसेंट, इमेज बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारे टैग आपको यूज करने हैं। कोई भी टैग आपको छोड़ना नहीं है। सारे काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं कस्टम मॉड्यूल में। एंड डेली जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक तो उसका कस्टम मॉड्यूल आप सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चन का। सपोज आप फार्मा पढ़ रहे हैं तो आप फार्मा का कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चन का। एंड उसके बाद 50 क्वेश्चन का आप ऑल सब्जेक्ट का कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, आपके 2 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो आपको चीज़ों का पता है, आपको सिलेबस का पता है, आपको चीज़ें आती हैं। एंड 140 प्लस स्कोर आ रहा है, दैट इटसेल्फ मीन्स कि आपको नॉलेज है अच्छी खासी। तो ये चक्कर में नहीं बैठे रहना है कि अब मैं फिर से 19 सब्जेक्ट पहले अपने खत्म कर लूंगा, फिर मैं ये लगाना शुरू करूंगा, फिर मैं सारे सब्जेक्ट के कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करूंगा या ग्रैंड टेस्ट देना शुरू करूंगा। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डे 1 से, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से आपको जो आप सब्जेक्ट कंटिन्यू अभी रिसेंटली में पढ़ रहे हैं उसका 50 क्वेश्चन का एक अलग कस्टम मॉड्यूल बनाएंगे, एंड 50 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल आप डेली सॉल्व करेंगे ऑल सब्जेक्ट्स का। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि 19 सब्जेक्ट हैं, तो 19 में से 19 आप अपने स्ट्रांग नहीं कर सकते। आप क्या कोई भी स्ट्रांग नहीं कर सकता, रेदर देन कि कोई बहुत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है उनको अपन कैटेगरी में नहीं ले रहे हैं। मैं अपने जैसे एवरेज जो स्टूडेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो 19 के 19 सब्जेक्ट आप स्ट्रांग नहीं कर सकते। अब आपने अटेम्प्ट दे लिए हैं, आपको सारी चीजें पता है, आपको सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, तो जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं एंड जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हैं वो चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हैं, नहीं है तो होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट मेरे वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग है। और कैसे होगा वो? जो आप ग्रैंड टेस्ट दिए रहेंगे पास्ट में, या जो आप कस्टम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं उनमें कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन की आपकी एक्यूरेसी भी शो होती है कि इतना परसेंट आपने एक्यूरेट आंसर करें, तो उससे आपको निकालना है कि मेरे ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है एंड ये सब्जेक्ट वीक है।
आपको 19 में से 12 से 13 सब्जेक्ट पकड़ने हैं। ठीक है, 12 से 13 सब्जेक्ट, जिसमें से 4 मेजर में से 3 मेजर रहने चाहिए। 4 मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सर्जरी, ऑब्स-गायनी, पीएसएम एंड मेडिसिन। ये 4 में से आपको 3 जो है वो आपके इन 12 से 13 सब्जेक्ट में होनी चाहिए, प्लस पैथो, फार्मा होनी चाहिए। माइक्रो, एनाटॉमी, फिजियो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एफएमटी, ईएनटी, ऑप्था ये स्कोरिंग है। ऑप्था हालांकि अब ऑप्था के थोड़े उल्टे सीधे टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, थोड़ा ऑप्था की डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है ऑप्था के क्वेश्चंस में, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो ये सारी चीज़ों आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन सॉल्विंग में ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थ्योरी पार्ट आपका ऑलरेडी है, तो थ्योरी पार्ट को आपको थोड़ा फास्ट वे में करना है, क्योंकि अब आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो। अब आप लाइक 2-3 बार पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो, आपको चीज़ें पता है, आपको सब नॉलेज है ऑलरेडी। ऐसा को नहीं होता है कि जिसके 140 आ रहे हैं और जिसके 150 आ रहे हैं या जिसके 160 आ रहे हैं तो उन दोनों में कोई नॉलेज का बहुत विशेष अंतर होता है। ऐसा नहीं है, बस वो थोड़े तुक्के वाली बात होती है कि मेरे 5-10-12 तुक्के ज़्यादा लग गए तो मैं 150 के इस पार आ गया, और मेरे 5-6 तुक्के नहीं सही लग पाए तो मैं अभी इधर हूँ। तो लाइक वो चीज़ है, नॉलेज में अंतर आना शुरू होता है जिनके 200 प्लस हैं या 185, 190, 185 प्लस है जिसका स्कोर, उनमें, और जो लाइक 150 वाला है उसकी नॉलेज में आपको थोड़ा बहुत अंतर ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। जो 200 प्लस जिनका स्कोर आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं भाई अपना बहुत पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिए रहते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि लाइक अब मुझे कुछ नहीं आता है। आपको सब कुछ आता है। आपको अपने ऊपर बस बिलीफ रखना है कि भाई मुझे आती हैं चीज़ें, और नहीं आता होता तो आपके लाइक एग्जाम में 140 फिर कैसे स्कोर आ रहा है? 140 प्लस आपका स्कोर आ रहा है बार बार, जितनी भी बार आपने दिया है, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, तो अगर 140 प्लस स्कोर आ रहा है तो चीज़ें आपको पता है। दिक्कत यही होती है कि हम अपने आप पे ना होप लूज कर देते हैं कि अरे मेरा तो नहीं हो रहा है, और मेरे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं है। आपको जस्ट अपने ऊपर एक बिलीफ लाना ही पड़ेगा। भाई मेरे बिलीफ लाए बिना आप ये एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हो। आपको अपने अंदर वो बिलीफ लाना ही पड़ेगा कि भाई मैं ये कर लूंगा। और अगर आप अपने अंदर ये बिलीफ ले आए, बेशक आप थोड़ा कम भी पढ़े हो, आप ये एग्जाम क्लियर कर लोगे, क्योंकि सारा गेम जो है वो बिलीफ का है। पढ़ने के लिए बैठोगे, देखोगे सिलेबस, तो इतना बड़ा सिलेबस है कि कोई भी उसको पूरा नहीं कर सकता है, कोई भी उसको पूरा नहीं पढ़ पाएगा। अकेले आप सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स-गायनी ये 2-3 सब्जेक्ट ही उठा लो, तो इनका ही सिलेबस इतना बड़ा है कि भाई डिटेल में पढ़ने जाओगे और पूरी नॉलेज लेने जाओगे तो सालों बीत जाएंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट खत्म नहीं होंगे। हैरिसन की बुक पढ़ने जाओगे, या लव एंड बेली सर्जरी उठाओगे, या दत्ता ऑब्स-गायनी पढ़ने जाओगे, टेक्स्ट बुक, इतनी मोटी मोटी टेक्स्ट बुक्स हैं, तो ये करने जाओगे तो भाई बहुत टाइम लगता है और बहुत वो हो जाएगा। तो आपको अपने अंदर बिलीव रखना है सब फर्स्ट ऑफ ऑल, कि भाई मुझे चीज़ें पता हैं, मुझे जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां आपको पहचाननी है कि लाइक मैंने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाया, मेरे 3 से 4 रिवीजन मैंने नहीं करे, मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं उतने अच्छे से करी, मैंने ग्रैंड टेस्ट उतने अच्छे से नहीं दिए, या मैंने ग्रैंड टेस्ट दिए ही नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिना ग्रैंड टेस्ट दिए भी जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पहले अपने आप सॉर्ट आउट करनी है, फाइंड आउट करनी। पेपर लेके आप बैठोगे, उस पर आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है कि मेरी क्या क्या गलतियां रही हैं, कि मैंने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी, मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छे से नहीं करी, मैंने डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने ग्रैंड टेस्ट नहीं दिए। ये सारी चीज़ें जब आप, क्योंकि जब तक भाई अपनी गलतियां आप पहचानोगे नहीं तो आप सेम मिस्टेक फिर बार बार रिपीट करते जाओगे, इसी लूप में फंसते चले जाओगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा वो। और डेफिनेटली अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट लगते हैं तो एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती है, घर वालों से भी सुनने को मिलता है, चारों तरफ लोग बाग भी उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, तो एक बहुत मेंटल बर्डन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये सारी चीज़ों को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पेपर लेना है। उस पर आपकी सारी जो भी आपने जितने अटेम्प्ट दिए हैं उनकी आपकी क्या गलतियां उन अटेम्प्ट में रही हैं, स्पेशली लास्ट अटेम्प्ट में जो अभी आपने रिसेंटली जुलाई वाला अटेम्प्ट दिया होगा, इसमें आपने क्या गलतियां करी प्रिपरेशन के दौरान, वो सब आपको पेपर पे एक क्रिस्टल क्लियर नोट डाउन होनी चाहिए कि मैंने जो भी कि एमसीक्यू सॉल्व नहीं करे, थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी, मैं 3 से 4 रिवीजन नहीं कर पाया, वो जब आप उसको पेपर पे नोट डाउन कर लेंगे, फिर उन गलतियों को अपन एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। लाइक रिवीजन, अब रिवीजन का मैं बता देता हूँ। रिवीजन आपको कैसे करना है, अभी आपको अक्टूबर तक, अब आपको चीज़ें सारी पता है, सिलेबस आपका सब जाना हुआ है, आप नए नहीं हो, आपको सारा चीज़ों का ज्ञान है ऑलरेडी, तो आपको फर्स्ट रीडिंग देनी है जल्दी से जल्दी। फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करनी है अक्टूबर तक। अक्टूबर से पहले खत्म हो जाए तो और अच्छी बात है। एंड फर्स्ट रीडिंग तो खत्म करनी है, एंड डेली डे 1 से आपको क्वेश्चन सॉल्विंग डेली के 100 एमसीक्यू आपको डेली सॉल्व करने हैं। 100 नहीं कर पा रहे हो, 50 और 30 ले लो, 50 और 25 ले लो, 75 क्वेश्चन तो डेली के अभी सॉल्व करने ही करने हैं दिवाली तक, जब तक आपकी फर्स्ट रीडिंग चल रही है। फर्स्ट रीडिंग आपकी खत्म हो गई, उसके बाद आप अपना फर्स्ट रिवीजन शुरू करेंगे। फर्स्ट रिवीजन की मैं एक रफ डेट बता दे रहा हूँ, 2, 4, 5 दिन आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, कि लाइक आपने
अक्टूबर तक अपना फर्स्ट रीड खत्म कर लिया। अब आप फर्स्ट रिवीजन शुरू कर रहे हैं सपोज 1 नवंबर से, तो 1 नवंबर से आप फर्स्ट रिवीजन शुरू कर रहे हैं, आपको ऑलमोस्ट 1 महीना लेके चलते हैं अपन फर्स्ट रिवीजन का। आपने 30 नवंबर तक अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लिया, 25 से 30 नवंबर के बीच आपने फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे एटलीस्ट आप 2 ग्रैंड टेस्ट देंगे ही। आप 1 नवंबर से आप शुरू कर रहे हैं तो 12 से 15 नवंबर के बीच एक ग्रैंड टेस्ट देंगे, एंड उसके बाद जब आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तब आप ग्रैंड टेस्ट देंगे। और दोनों के स्कोर में आपको कंपैरिजन देखना है कि मेरा कितना स्कोर इंप्रूव हुआ है, कि अगर स्कोर डाउन हुआ है तो मेरा स्कोर क्यों डाउन हुआ है, जबकि मैंने पढ़ तो सारा कुछ लिया है, तो फिर मेरा स्कोर डाउन क्यों हो रहा है ग्रैंड टेस्ट में। उसके बाद आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट है, अब आप 1 दिसंबर से सेकंड रिवीजन स्टार्ट करेंगे। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक या 16, 17, 18 दिसंबर तक आपका सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेकंड रिवीजन में भी आपको 2 ग्रैंड टेस्ट देने हैं। टोटल आपके 4 ग्रैंड टेस्ट हो गए रिवीजन फेज के, ये मैं ग्रैंड टेस्ट गिना रहा हूँ आपको। सो 15 से 18 दिसंबर के बीच आपका सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो गया। थर्ड रिवीजन आप शुरू कर देंगे अपना 20 दिसंबर से। 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप अपना 30 दिसंबर 1-2 जनवरी तक थर्ड रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रिवीजन कंप्लीट कर लिया, थर्ड रिवीजन में आपको एक ग्रैंड टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद 2 या 3 जनवरी से 10 जनवरी तक आप अपना फोर्थ रिवीजन कंप्लीट करेंगे। ये आपके 10 जनवरी तक आपके 4 रिवीजन जो है ना वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। सो 10 जनवरी तक आपके 4 रिवीजन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचे हैं आपके पास लास्ट वीक। लास्ट वीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट वीक में आपको करना क्या है, लास्ट वीक में आपको हर हालत में 19 के 19 सब्जेक्ट से एक बार फिर से गो थ्रू होना ही होना है। 19 से 19 सब्जेक्ट आपको अपनी आंखों के सामने से गुजारने ही गुजारने हैं। एंड एग्जाम से जो 2 से 3 दिन पहले का टाइम है, 17 को आपका एग्जाम है, तो 14, 15, 16, 17, 15, 16 को सर्जरी, पीएसएम एंड ऑप्स गाइनी, जो ये मेजर पोर्शन जो कवर करते हैं, ये 3 सब्जेक्ट आपको गो थ्रू होना ही होना है अच्छे से, ध्यान से। खासकर जो इनमें क्रिटिकल डेटा है, जो स्टेजिंग है, जो सर्वाइकल कैंसर की स्टेजिंग है, जो ये स्कोर्स हो गए तुम्हारे, बाइरेट्स स्कोर हो गया, ग्लास्कोकोमा स्कोर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग हो गई, क्यूसोफा का स्कोर हो गया, पीएसएम के जो बायोस्टैटिक्स और वो वाले जो फॉर्मूलेज हैं सारे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये सारे जो भी है ना, ये क्रिटिकल डाटा जितना भी है, ये आपको लास्ट टाइम पे गो थ्रू होना ही होना है। इनसे इनका फायदा क्या रहता है, अब लास्ट टाइम पे जो ये 2-3 सब्जेक्ट जैसे ही आप पूरा पढ़ के जा रहे हो, एक तो आपको कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। 4 रिवीजन आप ऑलरेडी कर चुके हो, 5 रिवीजन आपके ऑलमोस्ट ये हो गए हैं। एंड जो मेजर चंक जो कवर कर रहा है हमारे एग्जाम का, वो हमने जस्ट लास्ट मोमेंट पे सब्जेक्ट्स देखे हैं, तो वो चीज़ें रिटेन रहेंगी दिमाग। इतना आपने कर लिया, आपके सारे रिवीजन हो गए, आप सेम डे सारा कुछ आपने रिवाइज कर लिया एग्जाम से 2-3 दिन पहले। यहाँ तक आपकी प्रिपरेशन जर्नी कंप्लीट हो गई। अब आप एग्जाम देने जाएंगे अच्छे से। एग्जाम डे वाले दिन किन किन चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, वो भी एग्जाम डे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होता है। वो दिन को हैंडल करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी एक वो है। तो उसके लिए मैं एक बाद में अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी एग्जाम डे में काफ़ी टाइम है, तो उसके लिए मैं एक बाद में वीडियो बना दूंगा। अब दूसरी बात आती है कि मोटिवेशन कैसा है, कि मोटिवेशन नहीं रहता है पढ़ाई करने का। मोटिवेशन के लिए सबसे बेस्ट है जो कि आपको बहुत लंबा प्लान नहीं करना है, कि लाइक अगले 2 महीने में, 3 महीने में ये कि सारा कुछ उस पर पर्चा बना रहे हैं कि ये आपको जस्ट अपने 1 वीक का पहले एक प्लान बनाना है कि इस वीक में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतना कंटेंट पढ़ूंगा, इतने जीटी दूंगा या इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उसको एक पेपर पे लिख लेना है। उसके बाद जो आपको डेली पढ़ना है, डेली का आप एक अलग से अपना एक प्लान बनाएंगे कि, और वो प्लान आपको एक दिन पहले रात में ही बना के सोना है। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपका एक तो मोटिवेशन और ये सब कभी डाउन नहीं होगा, कभी लूज नहीं होगा, आपको एनर्जी रहेगी। तो एक दिन पहले आप प्लान बनाएंगे कि नेक्स्ट डे मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। एंड सारे जो जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं या जो जो भी आपको जो भी टास्क करने हैं, उसको आप एक दिन पहले नोट डाउन करके रखेंगे। चीज़ें नोट डाउन करने से क्या होता है कि माइंड में क्लैरिटी रहती है। अगर आप चीज़ें नोट डाउन नहीं करते हैं, अगले दिन सीधा पढ़ने आ गए, अब समझ नहीं आ रहा क्या फार्मा पढ़ेंगी, पैथो पढ़ेंगी, माइक्रो पढ़ेंगी, एनाटॉमी पढ़ेंगी, फिजियो पढ़ेंगी, सर्जरी पढ़ें। तो चीज़ें जितना आप क्रिस्टल क्लियर रखोगे ना अपने माइंड में आने अगले स्टेप्स की, कि अब मुझे ये पढ़ना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, और बस उनको एग्जीक्यूट करते चले जाओगे कंसिस्टेंसी के साथ, डेली डेली डेली, आपका भाई कोई नहीं रोक सकता आपका एग्जाम। अगर आपने चीज़ें ढंग से एग्जीक्यूट कर ली ना, और ढंग से चीज़ों पे आपने वो कर लिया, तो आपका कोई एग्जाम रोक ही नहीं सकता है। एंड मोटिवेशन का ये सीन है कि अंदर से आपके वो खुद आएगा जब आप अपने डेली के टास्क पूरे करोगे ना। लाइक ये मैंने ये बनाया था, ये वो है कि मैंने कितने रिवीजन करे थे, सारे सब्जेक्ट का लिस्ट है कि सारे सब्जेक्ट का, इस पे जो टिक करने में मजा आता था ना, इसी से मोटिवेशन मिलता था भाई, कि
ये फिजियो मैंने फर्स्ट रीड कंप्लीट हो गई, अब मेरा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया, तो दिमाग में रहता था कि भाई मैं फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद लाइक इस पर टिक करूंगा। तो वो जो टिक करने में सेटिस्फेक्शन मिलता था ना, एक कि यार हो गया, फाइनली मैंने ये कर लिया। क्योंकि चीज़ें पहले बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जब आप उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे ना, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी स्मूथली चीज़ें हो रही हैं। बस मेन प्रॉब्लम यही होती है कि लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। वो सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, ओवर प्रोक्रास्टिनेट कर लेते हैं कि ये सब, ये फलाना ढिमाका, ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, बट चीज़ों को एग्जीक्यूशन में नहीं ला पाते हैं। और मेन है कि चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, चीज़ों को आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या नहीं। जिस दिन से आपने चीज़ों को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, आपका मतलब 90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गई। आपने एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया, आपको जो चीज़ बहुत पहाड़ लग रही थी कि अरे मेरे तो सर्जरी समझ ही नहीं आती, या मैं तो सर्जरी कर ही नहीं पाऊंगा, या मैं तो मेडिसिन कर ही नहीं पाऊंगा, आप सब कर लोगे भाई, आप सब कर लोगे। मुझे आप पे भरोसा है, आप अपने आप पर भरोसा तो रखो ना। मैं बोल रहा हूँ, मुझे आप पे ट्रस्ट है कि आप कर लोगे, बस आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करना शुरू करो। और ये एग्जाम बहुत छोटी चीज़ है ब्रो, ये एग्जाम बहुत छोटी चीज है, इसको दिमाग पे लाइक बहुत बड़ा बर्डन नहीं लेना है। एग्जाम को एग्जाम की तरह लेना है कि ठीक है, मैं चीजें कर रहा हूँ, जो सब करते हैं वो मैं कर रहा हूँ, नोट्स पढ़ रहा हूँ, ग्रैंड टेस्ट दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पीवाईक्यू कर रहा हूँ, पीवाईटीज पढ़ रहा हूँ। यही तो कर सकते हैं ना इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और कोई बहुत बहुत उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि लोग, बस ये है कि हमें चीज़ों को सिस्टमेटिकली करना है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के पीछे नहीं भागना कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी कवर कर लूँ, ये भी कवर कर लूँ। 10 चीजों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक चीज को ही 10 बार पढ़ लें। ये एग्जाम की एक लाइन में होल थ्योरी यही है कि आप 10 चीजों को एक बार पढ़ें, उससे बेटर है कि आप एक चीज को ही 10 बार पढ़ लें, वो आपके ज्यादा काम आएगी। रही बात देखो कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट का मैं सही बताऊं आपको, ठीक है आप कॉन्सेप्ट बनाओ, अच्छे से बनाओ, बट रियल एग्जाम में ना भाई, अब आप लोग तो रिपीटर्स हो, आपको तो चीजें पता है, आपने एग्जाम दिया है। रियल एग्जाम में जब आप वहाँ एग्जाम देने बैठे रहते हो, इतना एंजाइटी रहता है, इतना वो टाइमर अलग से चल रहा होता है। और अब जब से ये स्लॉट वाला सिस्टम आया है कि स्लॉट्स में पेपर आने लगा है, तो और ज्यादा वो हो गया है। कॉन्सेप्ट लगाने का आपको भी पता है, उतना टाइम वहां पे मिलता नहीं है। आप जितनी देर में सोचोगे, 10 15 20 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में निकल जाते हैं, 5 10 सेकंड ऑप्शन पढ़ने में निकल जाते हैं, 10 15 सेकंड उनको उसको एनालाइज करने में निकल जाते हैं कि भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिर उसमें देखना पड़ता है कि नॉट ट्रू लिखा है कि फॉल्स लिखा है कि नॉट करेक्ट लिखा है कि करेक्ट लिखा है। ये सारी चीजें जो ये घुमा के क्वेश्चन देते हैं, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है। तो लाइक कॉन्सेप्ट वगैरह का उतना टाइम मिल नहीं पाता है, जो बात है, या आपने भी फील करी होगी क्योंकि आप तो एग्जाम दे ही चुके हो। तो काम वही आता है कि रिकॉल, काम वही आता है कि आपने कितना ज्यादा रिवीजन करा है। जितना ज्यादा रिवीजन करा है ना, आपके माइंड में तुरंत चीज क्लिक होगी कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। तुरंत आपको सामने देखते ही आ जाएगा कि हाँ इसका तो ये पूछा था, इसका तो ये है, ये तो मैंने वहां पे पढ़ा था। और रिकॉल तगड़ा कैसे होता है, जब आप 4 5 रिवीजन करके जाओगे ना, आपका रिकॉल एकदम स्मूथ होगा। कुछ चीजें तुरंत आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको चीजें याद आएंगी कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये चीजें हो रही है। तो रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की जो सब बोलते हैं ना, एक्चुअली में भाई रिवीजन ही की है इस एग्जाम की, रिवीजन ही सारी की है। और रिवीजन भाई तभी हो पाता है जब आपका कंटेंट थोड़ा शॉर्ट रहे, थोड़ी चीजें कम रहे। अब आप मेन नोट्स लेके बैठ जाओ कि सर्जरी के मैं 500 पेज के मेन नोट से पढ़ के पूरी सर्जरी में नॉलेज ले लूँ, नॉलेज ले लोगे नो डाउट, ठीक है आप 500 पेज की सर्जरी पढ़ लो, आपने एक बार वो पढ़ भी लिया, आपको नॉलेज हो गई। बट भाई रिवीजन कैसे करोगे, रिवीजन नहीं हो पाएगा ना 500 पेज लास्ट में। बात ये है, तो चीजों को शॉर्ट में करना है, चीजों को कंसाइज करते जाना है अपन को, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब जो हमारा लास्ट में मैंने बताया ना कि 2 3 दिन में हमें पूरा रिवीजन करना है, या लास्ट के 1 वीक में हमें 19 सब्जेक्ट जाने हैं। अब आप बड़ा कंटेंट लेके बैठे होगे तो आप लाइक लास्ट के 1 वीक में 19 सब्जेक्ट कैसे पढ़ पाओगे, आप खुद सोचो। तो चीजें जितनी शॉर्ट रहेंगी, चीजें जितनी क्रिस्प एंड क्लियर रहेंगी, दिमाग में जितनी क्लैरिटी रहेगी कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये छोड़ना है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत ज्यादा चीजें स्मूथ रहेंगी, आपको मेंटल बर्डन नहीं होगा, मेंटल प्रेशर फील नहीं होगा। एंड भाई सबसे बड़ी बात लक है, लक का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो जो देना होता है ऊपर वाला ही देता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन भाई ठीक है फेल हुए, पास हुए, जो भी हुआ, चीजें अच्छी नहीं गई, चीजें टाइम अच्छा नहीं गया, टाइम अच्छा नहीं चल रहा है अभी, फिर भी इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट हमें ऊपर वाले को हमेशा थैंक यू बोलना है कि ठीक है आपने जो दिया, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन बोल रहा हूँ मैं, कि आप जो भी रिलीजन के हो, आप जिसको भी मानते हो, आप अगर आप किसी को नहीं मानते हो तो आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हो कि ठीक है यार मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ या सेकंड में नहीं हुआ, अब मैं और मेहनत कर रहा हूँ, अब मैं और अच्छे से कम बैक करूंगा, और मैं और अच्छे से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। देना आपका काम है और वो आपको मिलेगा अगर आप मेहनत कर रहे हो ना भाई। भरोसा रखो मेरे ऊपर, मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप जनवरी में यहीं नीचे कमेंट करने आओगे कि भाई मेरा हो गया, मैंने क्लियर कर लिया।
मैं अभी आपको ये बताओ, लिख के दे सकता हूँ कि आप यहीं जनवरी में नीचे कमेंट करने आओगे ही आओगे कि भाई मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, मैंने ये एग्जाम कर लिया। तो थैंक्स वाला एक नेचर रहना चाहिए कि थैंक्स हमको करना है हमेशा, डेली एंड डेली रात में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। लोग इसको हल्के में लेते हैं, या जिनको नहीं पता है कि, जिनको लगता है कि अरे ये तो सब ऐसे ही है, चूतियापा है। नहीं भाई, डेली आप ना ये काम अगर आपने कर लोगे ना, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। आपको बहुत एक अंदर से वो रहेगा कि ठीक है, पढ़ाई थोड़ी अप एंड डाउन होते ही होते हैं, वो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। प्रिपरेशन जर्नी किसी का ग्राफ ऐसा नहीं होता, वो ग्राफ ऐसे 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 अप्स एंड डाउन, किसी दिन ज़्यादा पढ़े, किसी दिन कम पढ़े, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़े। दिमाग में लेकिन एक ही चीज़ रखनी है भाई, दिमाग में सोते टाइम रात को एक ही चीज़ सोचनी है कि मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, दैट्स इट। मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है भाई। मैं ऐसे बहुत दिन आए जिस दिन मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, दिन में 1 घंटे भी नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं रात को हमेशा यही सोच के सोता था कि भाई मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। ये अगर आप सोचोगे ना, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करोगे ना, एक तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत सही रहेगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने सब अपने ऊपर अप्लाई करके देखी थी। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने भाई बताई हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर लोगे ना, आप 101% आप मेरे से लिख के ले लो। मेरे को आप पे पूरा भरोसा है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। आपका एग्ज़ाम जनवरी 26 में क्लियर हो रहा है। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके चलो, दैट्स इट। और अपना मेहनत करो तगड़े से इस बार। और यहाँ फिर जनवरी में आके कमेंट करना भाई कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मुझे बस वो देखना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।